मैंने एक फार्मूला ढूंढ लिया है कि कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। जानना चाहते हैं वो फार्मूला? मैं ये चाहता हूं यार, आपको एक बिलीफ आना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। कि 100 करोड़ का आदमी कैसा होना चाहिए। हाउ यू बिकम द मनी मैग्नेट। इफ यू आर ए रिच देन बिहेव लाइक ए रिच, बट इफ यू आर नॉट रिच इवन देन यू बिहेव लाइक ए रिच। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। I'm so amazed with my 4 days of experience here. The magic of numbers has been truly transformative and a spiritual journey for me in the last 4 days. सर की क्लासेस के बाद मुझे जो नॉलेज प्राप्त हुई है, मैं थैंक यू करूँगी सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड को और फिर अरविंद सर को, सारी टीम को, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जिसे मैं आगे सिखा भी सकती हूँ और दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे पर सर जैसा प्रोग्राम आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत सारे वीडियो देखे पर जो सर ने हमें समझाया आज तक कोई हमें समझा ही नहीं पाया। 4 दिन का अरविंद जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। यहाँ पे किसी जो भी आए वो जीरो से हीरो बन सकता है। सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसे इतने डिटेल्स में बताते होंगे। सो आई रिकमेंड टू एवरीवन to join his classes and everyone should know this beautiful science. Thank you. गुड मॉर्निंग। जबरदस्त यार, एक बार परमात्मा के लिए ताली। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यार, है ना? ये एक ही बार मिली है, इस भरम में मत रहिए कि दोबारा मिलेगा। ये जो कहते हैं ना कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, कुछ मोती दान किए थे, ये गलत है। कोई आपने अच्छे कर्म नहीं किए, कोई मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, ना कोई मोती दान किए। ये तो परमात्मा का कोई अनुकंपा, कोई प्रसाद बरस रहा होगा और हम जैसे गरीबों की झोली में गिर गया होगा तो जन्म हो गया। तो इस गलतफहमी में मत रही कि कुछ अच्छे कर्म किए थे। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए थे। ये तो कोई प्रसाद ऊपर से गिर रहा होगा और हम बैठे होंगे और गिर गया होगा यार। तो इस भरम में मत रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, जन्म मुफ्त में मिल गया, ये मिलना नहीं चाहिए था, है ना? क्योंकि मुफ्त की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जन्म मुफ्त में मिल गया है, बट याद रखिए जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें। जन्म अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द मत मानिए। जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा ने जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया आपको। जीवन तो स्वयं से ही निचोड़ना पड़ता है। और ये जो सांसें भी चल रही हैं ना, कभी धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का कि सांसें चल रही हैं यार। आज बहुत से लोगों की सांसें थम रही होंगी, रुक रही होंगी इस दुनिया में, आपकी नहीं रुक रही हैं, है ना? कितनी सुंदर आंखों से देख पा रहे हैं एक दूसरे को, बहुत से लोग नहीं देख पा रहे हैं। पूछिए उन लोगों से जो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं यार। कभी सोचिएगा, बहुत गहरी बात है। तो उस परमात्मा का जितना भी धन्यवाद दे पाएंगे ना, शायद उसके लिए करोड़ों रीजन भी कम हो सकते हैं। करोड़ों रीजन कम हो सकते हैं। खड़े हैं पैरों पे, बहुत लोग नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं यार, है ना? तो परमात्मा से मैं आपको तो एक ही बात कह सकता हूं, मांग बंद कर देना। जिस दिन मांगना बंद कर दोगे ना,
वो स्वयं उतर आएगा, क्योंकि वो भिखारियों के पास नहीं जाता। परमात्मा भिखारियों के पास नहीं जाता। वो तो शायद कभी उसकी मर्जी हो तो उतर आए आपके अंदर, जो उसका धन्यवाद दे रहा होगा। तो मांगना किस चीज़ का यार, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ। अगर आप ध्यान से लिस्ट बनाएं तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं कि इतना कुछ दिया फिर भी भिखारी बने हुए हैं, है ना। मैंने पहले भी कहा था, एक भिखारी बाहर है जो पैसे का कटोरा लेता है और बाकी अंदर घूम रहे होते हैं उसके दरबार में। दोनों ही, एक बड़ा है एक छोटा है दोनों का लेवल सेम ही आपको। लेकिन जो धन्यवाद दे रहा है वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा उसी के अंदर उतरना चाहते हैं। यकीन मानिए, मैंने कई सालों से जब ये बोध हुआ, मैंने मांगना ही बंद कर दिया। मुश्किलें भी आती हैं, ट्रबल्स भी आती हैं, अपमान भी हो जाता है मेरा कई बार, लेकिन फिर भी मैं शिकायत नहीं करता उसके साथ। कभी नहीं शिकायत करी मैंने यार उसके साथ, क्योंकि शिकायत भरा हृदय परमात्मा से दूर हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, मान भी तूने दिया, अपमान भी तूने दिया, तो दोनों को सेम पात्र में ही आ जाना चाहिए। कल मैंने आपको एक दास्तां सुनाई थी इश्क की, मोहब्बत की, है ना, लैला मजनू वाली। आज एक दास्तां सुनाता हूँ कि जुनून किसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा जुनून किसी के पास आया होगा कभी जिंदगी में, जो जुनून की दास्तां सुनाने वाला हूँ आपको। जुनून हो तो फिर ऐसा हो। तो जुनून की दास्तां सुनाता हूँ आपको। एक पिक्चर आई थी मुगले आजम, करेक्ट। वो पिक्चर बनाई थी, उसके जो डायरेक्टर थे के आसिफ। उससे बड़ा पागल और उससे बड़ा जुनूनी आदमी ढूंढना थोड़ा कठिन होगा। 1944 में वो फिल्म शुरू होती है। 1944 में वो फिल्म शुरू होती है। गूगल कीजिएगा, 1960 में रिलीज हुई थी। 16 साल। कैन यू इमेजिन कि वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पिक्चर को बनाने में 16 साल लग गए हों। 16 साल। ऐसा क्या हो गया कि 16 साल लगा दिए पिक्चर में यार। और देखिए कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। 16 साल में कोई हीरो मर भी सकता था, हीरोइन मर भी सकती थी, जो कैरेक्टर थे वो मर भी सकते थे। तो फिर पिक्चर घूम फिर के वहीं आ जाती। वो 16 साल की जगह शायद 32 साल भी लग जाते, क्योंकि दोबारा से शूट करना पड़ता। और उसने 16 साल लगाए उस पिक्चर को यार। आज हम मुगले आजम को याद करते हैं तो इस कारण से याद करते हैं कि वो पिक्चर बड़ी अमर पिक्चर है। तो क्या जुनून रहा होगा के आसिफ का यार 16 साल में। उसकी 15-20 कहानियां हैं के आसिफ की। एक से एक अनमोल कहानी है जो मैं आपको सुना सकता हूं। 2 कहानियां सुनाता हूं फिर आज मैं उस पिक्चर की। है तो 10-20, बट 2 कहानियां सुनने वाली हैं। उस पिक्चर में एक सीन था जहां सलीम और अनारकली बैठे हैं झूले पे और पीछे तानसेन गाना गा रहे हैं। अब तानसेन तो है नहीं उस जमाने में, तानसेन तो मर चुके हैं। अब वो सीन के उधर फिल्म में ऐसा था कि स्क्रिप्ट राइटर में पीछे तानसेन गाना गाएंगे। अब के आसिफ ने नौशाद साहब को पूछा कि आज की डेट में कोई ऐसा है जो तानसेन जैसा गाना गाता हो। तानसेन तो है नहीं, पर तानसेन जैसा कौन गाता है। उसने बोला आदमी तो है वो तानसेन जैसा गाना गाता है, पर वो पिक्चरों के लिए नहीं गाता। बोला है तो सही ना। बोले है। बोला कौन है। तो नौशाद साहब ने बोला बड़े गुलाम अली साहब। वो पिक्चर के लिए गाना कभी नहीं गाते, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बड़ी पागल आदमी, वो भी बड़े सनकी आदमी हैं, पिक्चर के लिए गाना नहीं गाते। बोले कहाँ रहते हैं। बोला लखनऊ रहते हैं। तो तू मेरे को लखनऊ लेके चल। बोला मत चल, वो पागल आदमी है, तू पागल है, वो तेरे से बड़े पागल आदमी, वो नहीं गाते गाना वाना पिक्चरों में। बोला तू लेके तो चल, मैं देखूंगा कैसे नहीं गाएंगे। तो नौशाद साहब और के आसिफ ये चले गए लखनऊ। बैठे तो नौशाद साहब ने बोला बड़े गुलाम अली साहब को कि सर ये के आसिफ है, पिक्चर बना रहा है और बड़ा पागल सा आदमी है, कहता है जी आपसे गाना गवाऊंगा। तो उनको गुस्सा आ गया बड़े गुलाम अली साहब को। बोले तूने इस पागल को बताया नहीं कि मैं पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता हूं। बोला सर बताया था, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। तो बोला मैं इसको ठीक कर दूं फिर। बोला आप ही ठीक कर दीजिए, मैं तो ठीक नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि आसिफ को जरा कमरे में आ जाइए आप। कमरे में गए, चिटकनी लगा दी, बोली पिक्चर में गाना गवाएगा मेरे से। तो सिगार पीते थे के आसिफ सिगार पीते थे। तो के आसिफ ने सिगार पहले तो निकाला। बड़े गुलाम अली साहब की हिमाकत देखिए, उनके सामने क्या करता है। बोला गाना तो आप ही गाएंगे। और गुस्सा आ गया उनको, साला इतनी हिमाकत कर रहा है,
मेरे सामने सिगार जला के कहता है गाना तो आप ही गाएंगे। बोला गाएगा मेरे से, है तेरी हिम्मत? गाना तो आप ही गाएंगे। और गुस्सा आ गया उनको। उस जमाने में अगर आप गूगल करेंगे 1944 के आसपास जो सिंगर होते थे, के.एल. सहगल, मुकेश साहब या जो भी पुराने सिंगर थे, 500 रुपया मिलता था महीने का, और आप कितने भी गाने गवा सकते हैं उनसे, अनलिमिटेड गाने गवाइए, 500 रुपये महीने में। तो बड़े गुलाम अली साहब ने बोला 50,000 रुपया लूंगा तेरे से मैं। और उस वक्त 50,000 रुपया होता ही नहीं था किसी के पास। 50,000 रुपया मतलब आज की डेट में 50 करोड़। तो बोला साले 50,000 रुपया लूंगा ये गाना गाने का। तो क्या सिर्फ कहते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। कुर्ते में हाथ डाला, 10,000 की गड्डी रखी, बोले ये रहा एडवांस और गाना तो आप ही गाएंगे। समझ आ गया ये मेरे से बड़ा पागल है। बड़े गुलाम अली साहब ने एक ही गाना गाया उस पिक्चर में, वो जो तानसेन वाला था वो बड़े गुलाम अली साहब ने गाया। इसको कहते हैं जुनून, कि साला गाना तो आप ही गाएंगे। तो आपके पास भी ऐसा जुनून होना चाहिए कि गाना तो फिर आप ही गाएंगे। ये जुनून अगर आ गया कि करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे जीना है चाहे मरना है, करना है, तो जुनून हो तो फिर इस लेवल का जुनून होना चाहिए कि आसिफ जैसा। मैं ये चाहता हूं यार आपको एक बिलीफ आना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिलीफ आ गया होगा, लेकिन अगर उसमें से हल्का सा भी धक्के की जरूरत है, अगर हल्का सा भी धक्के की जरूरत बची है, तो ये ऐसा धक्का आपको देने जा रहा हूं जहां आप धक्का नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आपको धक्का लगेगा और आप समुंदर में कूद जाएंगे। ये ऐसा धक्का आपको मैं अगले आधे घंटे में देने वाला हूं। जब भी ये सेशन मैं कहीं पर करता हूं, ऐसा नहीं है कि आप हिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि 100 करोड़ का आदमी कैसा होना चाहिए, एक माइंड सेट कैसा होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी सीख ली, आप नहीं 100 करोड़ कमा सकते। आपने कंसल्टेशन देनी सीख ली, आप नहीं कमा सकते। हाँ, 10-20 लाख तक आप पहुंच जाएंगे, पर आगे की जो स्केलेबिलिटी है ना 1 करोड़ से 100 करोड़ की, उसके लिए यह बनना पड़ेगा हाउ यू बिकम द मनी मैग्नेट। नाम क्या रखा है? मनी मैग्नेट। यानी कि आप मनी मैग्नेट बन जाइए। क्या मतलब होता है मनी मैग्नेट का? कि पैसा कहीं पर भी हॉल में तैर रहा हो, नीचे लॉबी में तैर रहा हो, सड़क पे तैर रहा हो, आप जहां खड़े हो जाए पैसा आपके पास चिपक के आ जाए। मैग्नेट ऐसी होनी चाहिए आपके अंदर कि पैसा जहां तैर रहा हो वो सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, कुछ ऐसा माइंडसेट बनाना है कि पैसा जहां पर भी हो वो आपकी तरफ ही चुंबक की तरह खींचा चला आए। तो वो इंसान कैसा होना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कि सुनिए आज मेरे से कि वो माइंडसेट अगर आपने बना लिया तो आप जहां हैं वहीं पर पैसे आएंगे, आपको पैसे के पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट? फर्स्ट फिलॉसफी, इफ यू आर रिच, then behave like a rich. If you are a rich, then behave like a rich. But if you are not rich, even then you behave like a rich. बहुत सी दुनिया है ऐसी जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो मेरे से भी ज्यादा अमीर हैं, लेकिन साले मेरे से ज्यादा गरीब हैं। जब देखता हूं उनको, इनके लाइफस्टाइल को देखता हूं, मेरे से भी ज्यादा गरीब लाइफस्टाइल है उनका। यार क्या पैसे का फायदा? बिजनेस क्लास से नीचे ट्रैवल नहीं करना है, अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है सर। क्यों? क्योंकि माइंड से मैं रिच होना चाहिए। जिसका माइंड रिच नहीं है ना यार, वो कभी अमीर है ही नहीं। आपको बता दूं यार, मैंने एक फार्मूला ढूंढ लिया है कि कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। जानना चाहते हैं वो फार्मूला? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो ये है सर, हेल्प अदर पीपल टू बिकम रिच।
जी